हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम रीतिकाल को पढ़ रहे हैं, जो पुस्तक है हमारी 11वीं 12वीं में चलती है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। उसके माध्यम से पिछली कक्षा में हमने रीति जो शब्द है उसकी व्याख्या, उसकी व्युत्पत्ति और रीतिकालीन जो परिस्थितियां हैं उनका अध्ययन किया, रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में जाना। और आज की कक्षा में हम जो रीति काव्य है, जो रीतिकाल है, उसकी विशेषताओं को देखेंगे। रीतिकाल का जो समय रहा है, रीतिकाल का जो काव्य रहा है, उसमें लक्षण ग्रंथों की रचना हुई है। कवि और आचार्य बनने की प्रवृत्ति इनमें अधिक देखने को मिलती है। श्रृंगारिकता रीतिकाल की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। नायिका भेद का निरूपण, भक्ति और वैराग्य की भावना, कला पक्ष की प्रधानता और कुछ वीर रस की कविताएं कवि भूषण के द्वारा लिखी गई हैं। तो आइए देखते हैं रीतिकाल की जो विशेषताएं हैं उनके संबंध में। साहित्यकार और उनके साहित्य पर काल विशेष की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। रीतिकाल में ही हिंदी साहित्य पर तत्कालीन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा है, यानी जो परिस्थितियां हैं उनका साहित्य पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। परिस्थिति से प्रेरित होकर और पुष्ट होकर जो प्रवृत्तियां सामने आई उनमें आचार्यत्व, ध्यान रखेंगे, नोट कर लेंगे, श्रृंगारिकता और अलंकारिकता आदि मुख्य प्रवृत्तियां हैं। रीतिकालीन साहित्य की सृष्टि सामंतीय वातावरण में हुई। कैसा वातावरण था? सामंती समाज था, जिसमें जो आम जन है उसका सामंत लोग शोषण करते थे। तत्कालीन राज दरबारी कवि से स्वांत सुखाय काव्य रचना की अपेक्षा नहीं की जा सकती। स्वामी को प्रसन्न करने के लिए प्रदर्शन प्रवृत्ति अधिक पाई जाती थी। श्रृंगार रस की प्रधानता यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें प्रेम का रस, जो प्रेम का स्थान है, वह सात्विक ना होकर के श्रृंगारिकता की भावना की प्रधान जो रसिकता है उससे प्रभावित देखा गया है। तो रीतिकालीन जो साहित्य है उसमें ये सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कभी कभी पूछा जाता है परीक्षा में कि रीतिकाल की विशेषता नहीं है, तो ये आपको दे देंगे आचार्यत्व, श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, सामंती वातावरण, प्रदर्शन प्रवृत्ति, श्रृंगार की प्रधानता, श्रृंगार का रसिक रूप या श्रृंगार का आध्यात्मिक रूप। तो आप कर देंगे कि यहाँ श्रृंगार का रसिक रूप देखने को मिलता था, आध्यात्मिक रूप नहीं। पहली विशेषता देखते हैं, श्रृंगारिकता की भावना। जो रीतिकाल है उसमें श्रृंगारिकता की भावना देखने को मिलती है। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगारिकता की भावना की प्रधानता रही है। श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीति कवियों की कविता का प्राण तत्व रहा है। इस समय का भौतिक वातावरण भी श्रृंगारिक मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल था। श्रृंगारप्रक रचनाएं भक्ति काल में भी होने लगी थी। कृष्ण भक्ति काव्य और राम भक्ति काव्य में भी रसिक भाव की प्रतिष्ठा हो चुकी थी। अर्थात ये जो श्रृंगारिकता की जो प्रवृत्ति है, ये है एकदम से रीतिकाल में ना आकर के भक्ति काल में इसका प्रस्फुटन हो चुका था। परंतु रीतिकाल में तो कवियों ने उन्मुक्त भाव से श्रृंगार सरिता में गोते लगाए। भक्ति काल में ऐसा नहीं था। श्रृंगार वर्णन रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। नायक नायिका भेद, नक्सिक वर्णन, अलंकार आदि के लक्षण प्रस्तुत करते समय भी श्रृंगार का ही प्रतिपादन इन कवियों ने किया है। दूसरी प्रमुख विशेषता है आचार्यत्व का प्रदर्शन। इस काल के कवियों में श्रृंगारिकता के बाद जो प्रमुख प्रवृत्ति दिखाई देती है वह है आचार्यत्व का प्रदर्शन करना। अर्थात इस काल में जो कवि हुए हैं रीतिकाल के ऐसे आचार्य, 3 प्रकार की श्रेणियां रीतिकालीन आचार्य कवि की आपको देखने को मिलती है। एक उद्भावक आचार्य, एक व्याख्याता आचार्य और एक कवि शिक्षक आचार्य। रीतिकाल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, वो तो कौन से आचार्य थे? उद्भावक आचार्य। याद रखेंगे 3 आचार्य थे, उद्भावक रीतिकाल में, व्याख्याता और कवि शिक्षक। जो उद्भावक थे इन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। और जैसे उद्भावक आचार्यों में किसका नाम आता है? कवि देव का।
फिर व्याख्याता आचार्य, रीतिकाल के ऐसे आचार्य जिन्होंने अपना कोई मौलिक सिद्धांत तो प्रतिपादित नहीं किया, नहीं, जो उद्भावक आचार्य थे उन्होंने मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिनमें आते हैं देव। व्याख्याता जिन्होंने मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया परंतु पूर्व स्थापित सिद्धांतों की व्याख्या की, अर्थात इन्होंने व्याख्या की, उद्भावक ने सिद्धांत दिया, व्याख्याता ने इनकी व्याख्या की, जिनमें कौन आते हैं, केशवदास और चिंतामणि। और कवि शिक्षक, उन कवियों को शामिल किया गया है जिन्होंने केवल सरस रूप में काव्य लेखन किया, जिनमें कौन आते हैं, बिहारी। तो तीनों को हमने देखा, उद्भावक, व्याख्याता और कवि आचार्य। उद्भावक में देव आते हैं, व्याख्याता में केशव और चिंतामणि आते हैं, और कवि शिक्षक आचार्य में बिहारी का नाम लिया जाता है। रीतिकाल में कवि कर्म, आचार्य कर्म एक साथ चलते थे, अर्थात आचार्य कर्म और कवि कर्म एक साथ चलते थे। इस काल के लगभग सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया है। यद्यपि इस काल के लगभग सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया, लगभग सभी कवियों ने। यद्यपि अधिकांश कवियों ने लक्षण ग्रंथों के नाम पर संस्कृत साहित्य शास्त्र का अनुवाद सा ही किया है, यानी जो लक्षण ग्रंथ हैं उनका जो निर्माण है, उनका जो प्रयोग है वो किस आधार पर किया है, तो संस्कृत साहित्य शास्त्र के अनुवाद के से आधार पर किया है। कवि कर्म के लिए भावुक हृदय और कोमल भावना का होना आवश्यक होता है, और आचार्य कर्म के लिए बुद्धि की परिपक्वता और विवेचन शक्ति की आवश्यकता होती है। आचार्य तत्व के लिए किसकी, आचार्य कर्म के लिए बुद्धि और विवेचन शक्ति होनी चाहिए, जिससे वो किसी भी चीज़ का विवेचन कर पाए और उसको अच्छे से विश्लेषण कर पाए। कह सकते हैं कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण कर परिपाटी का पालन ही कवि करते रहे, आचार्य कर्म में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि इसमें जो बुद्धि की परिपक्वता है और विवेचन शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए आचार्य कर्म में ये सफल नहीं हो पाए। किस कर्म में हो पाए, कवि कर्म में सफल हो पाए। आगे देखते हैं अगली विशेषता, अलंकारिकता। वह युग ही प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता प्रधान था। कौन सा युग, रीतिकाल का जो युग है वह प्रदर्शन, चमत्कार और रसिकता प्रधान युग माना जाता है। इसलिए कवियों ने भी अपनी कविता में उक्ति चमत्कार द्वारा अपने आश्रयदाताओं और श्रोताओं को रिझाना था। वातावरण ही कुछ ऐसा था कि अलंकार शास्त्र के ज्ञान के अभाव में उस समय के कवि को आदर मिलना कठिन था। अर्थात अलंकार का जो महत्व है, अलंकार का जो प्रयोग है वह आवश्यक रूप से करना जरूरी हो जाता है। इस वजह से जो कवि हैं उनके लिए जो आदर तभी होता था जब वो अलंकारों का प्रयोग करें, अलंकार शास्त्र का वो ज्ञान रख पाए। अलंकार के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए केशवदास की ये पंक्ति परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। केशवदास की यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुभरण सरस सुव्रत भूषण विनोन विरजे कविता बनिता मत, पूछा जाता है ये प्रश्न कि यह किसकी है, तो यह केशवदास की कवि प्रिया से ली हुई पंक्ति है, जिसमें जो अलंकार शास्त्र है उसका महत्व प्रतिपादन किया गया है। आगे देखते हैं, इसलिए कवि को कविता कामिनी को अलंकार के साँचे में ढालना आवश्यक था। उस काल में शब्द अलंकारों में कौन कौन से, यमक, अनुप्रास और श्लेष का प्रयोग कविता में चमत्कार लाने के लिए खूब किया जाता था। बिहारी में तो यह प्रवृत्ति सर्वाधिक पाई जाती है। बिहारी में जो अलंकार प्रवृत्ति है, जो अलंकार शास्त्र के ज्ञान की प्रवृत्ति है, वह सबसे अधिक रीतिकालीन कवियों में देखने को मिलती है। विरोधाभास और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का सफल प्रयोग तो रीतिमुक्त कवि घनानंद ने भी किया है। अर्थात यमक, अनुप्रास, श्लेष, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा, इनका प्रयोग अत्यधिक रीतिकाल के कवियों ने किया है। ब्रज भाषा की प्रधानता रही है। रीतिकाल में जो भाषा है वह कौन सी रही है, तो ब्रज भाषा। प्रकृति से मधुर और सरस होने के कारण रीतिकाल के काव्य में ब्रज भाषा की प्रधानता दिखाई देती है। ब्रज भाषा का सहज, सरल,
कोमल और परिष्कृत रूप रीति काव्य में देखने को मिलता है। भारतीय साहित्य में संस्कृत के बाद ब्रजभाषा का स्थान प्रमुख है। प्रकृति से मधुर होने के कारण और कोमल रसों की अभिव्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त होने के कारण ब्रजभाषा का प्रयोग अत्यधिक हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो यह जो है प्रकृति से मधुरता का संबंध बनाए रखती है और कोमल रसों की अभिव्यक्ति ब्रजभाषा के माध्यम से अच्छी हो पाती है, इसलिए ब्रजभाषा का प्रयोग रीतिकालीन कवियों ने किया है। इस काल में कवियों ने ब्रजभाषा के साथ अवधी, बुंदेलखंडी, उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में किया गया है। ब्रजभाषा के माधुर्य का ही परिणाम था कि उस काल में मुसलमान कवियों ने भी इस भाषा का प्रयोग अपने काव्य में किया है। तो रीतिकाल में ब्रजभाषा की प्रधानता रही है। वीर काव्य, वीर काव्य की बात हम करते हैं तो सबसे पहले रीतिकालीन जिस कवि का नाम हमारे सामने आता है तो वह भूषण है। रीतिकाल में यद्यपि श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति ही कवियों में अधिक थी, तथापि गौण रूप से वीरता परक रचनाएं भी इस काल में लिखी गई। गौण रूप से प्रधानता किसकी थी? श्रृंगारिकता की। विशेषताओं में आपसे पूछा जा सकता है कि रीतिकाल की कौन सी विशेषता नहीं है, तो श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति की अधिकता, और नीचे आएगा दिया हुआ दूसरा उत्तर गौण रूप से वीरता परक रचनाएं और भक्ति और नीति की प्रधानता। तो आप क्या करेंगे? उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं वह रीतिकालीन काव्य की मानी जाती हैं। विशेष रूप से औरंगजेब की धर्मांधता, कट्टरता और असहिष्णुता ने हिंदुओं की सुषुप्त वीरता को जगाने का कार्य किया। जो वीर रस है वह किस वजह से आया? जो औरंगजेब था उसकी धर्मांधता, कट्टरता और असहिष्णुता के कारण जो हिंदू लोग सोए हुए थे उनकी वीरता को जगाने का कार्य कवियों ने किया। परिणाम स्वरूप अनेक राजा प्रतिकार के लिए खड़े हो गए और अनेक कवियों ने वीर रसपूर्ण काव्य रचना कर लोगों में उत्साह भरने का कार्य किया। इनमें भूषण, सुधन और पद्माकर। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि वीर काव्य लिखने वाले रीतिकालीन कवि कौन सा है या कौन सा नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऑप्शन दे देंगे भूषण, सुधन और पद्माकर, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। जो भूषण है इन्होंने छत्रसाल की और शिवाजी की जो प्रशंसा है वह वीरतापूर्वक पदों में की है। अगला देखते हैं भक्ति और नीति। रीतिकाल की जो विशेषता है भक्ति और रीति। रीति काव्य में जहाँ श्रृंगार की प्रधानता, आचार्यत्व का प्रदर्शन और चमत्कार हेतु अलंकारों के प्रति मोह रहा, वहीं नीति और भक्ति के पद भी रचे गए। ऐसा लगता है जैसे रीतिकालीन काव्य में नीति और भक्ति के पद नहीं मिलते, लेकिन नीति और भक्ति के पद में रीतिकालीन काव्यों में देखने को मिलते हैं। वैसे लगभग प्रत्येक कवि ने मंगलाचरणों में अथवा ग्रंथों की परिसमाप्ति पर आशीर्वचनों में भक्ति संबंधी पद रचे हैं। इस काल के कवि ने भक्ति संबंधी पद लिखते समय भी श्रृंगारिकता का सहारा ही अधिक लिया है। जैसे जो बिहारी सतसही है उसका पहला ही दोहा जो नीति और भक्ति परक दोहा है, नीति और भक्ति से संबंधित है, उसमें भी श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। मेरी बहुबाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की जाई परे शाम हरित दुति होय। तो यहाँ जो हरित दुति होने का अर्थ है वह कई अर्थों में लगाया जाता है। भक्ति और नीति के साथ श्रृंगार रस यहाँ देखने को मिलता है। ये रीतिकाल की प्रमुख विशेषता मानी गई है। कवियों का ध्येय होता था आश्रयदाताओं को रिझाना। कवियों का प्रमुख काम कौन सा होता था? आश्रयदाताओं को रिझाना। यदि आश्रयदाता कविता से प्रसन्न नहीं हुआ तो कविता के बहाने राधा कृष्ण का सुमिरन हो जाता था। रिझी है कवि, रिझी है सुकवि, तो जानो कविताएं न तो राधिका सुमिरन को बहाना है। यह किसकी पंक्ति है? यह भिखारीदास की पंक्ति है। कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि अगर कविता के बहाने से अगर आश्रयदाता कविता से प्रसन्न होता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो कविता के बहाने हम क्या कर लेंगे? राधा कृष्ण का सुमिरन ही कर लेंगे। नीति संबंधी पद शतक ग्रंथों में पर्याप्त मिलते हैं। वैसे उस युग में कवियों की नीति और भक्ति की प्रवृत्ति के विषय में डॉक्टर नगेंद्र क्या कहते हैं? भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी, कथन पूछा जा सकता है, भक्ति यदि इन कवियों के आकुल मन की शरण भूमि थी तो नीति संघर्ष में दरबारी जीवन के घात प्रतिघातों से उत्पन्न मानसिक द्वंद्व की विरेचन की परिणाम स्वरूप शांति का आधार थी।
इसलिए उसी युग के नीति संबंधी अन्योक्ति परक छंदों में कवियों के वैयक्तिक अनुभवों की छाप दिखाई देती है। रीतिकालीन काव्य में प्रकृति निरूपण भी मिलता है। प्रकृति का जो चित्रण है वह भी यहाँ देखने को मिलता है। ऋतु वर्णन के साथ प्रकृति चित्रण उद्दीपक के रूप में अधिक दिखाई देता है। प्रकृति का कौन सा रूप मिलता है रीतिकाल में? उद्दीपन रूप। तो आपसे विशेषताओं में पूछा जा सकता है कि रीतिकाल है उसमें जो अलंकारिक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, श्रृंगार परक प्रवृत्ति देखने को मिलती है और प्रकृति का आलंबन रूप देखने को मिलता है। तो आप गलत कर देंगे क्योंकि यहाँ प्रकृति का उद्दीपन रूप देखने को मिलता है। विशेषताओं में आपसे पूछा जा सकता है असत्य असत्य कथन करके। संयोग और वियोग दोनों ही स्थितियों में प्रकृति को महत्व दिया गया है। इस युग में मुक्तक काव्य अधिक लिखा गया है। कौन सा काव्य लिखा गया है? तो मुक्तक। प्रकृति का उद्दीपन रूप, क्योंकि कवि राजदरबारी वातावरण से घिरा हुआ था, उसे चमत्कार पैदा कर वाहवाही लूटनी होती थी, इसलिए मुक्तक काव्य शैली उसे अधिक उपयुक्त जान पड़ी। कवित सवैया दोहा में रचित रीति काव्य मुक्तक शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। रीतिकाल में कवियों की रुचि नारी चित्रण में अधिक रही है। इस काल में कवि को नारी का मातृत्व या देवी रूप ध्यान नहीं रहा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रीतिकाल में नारी का कैसा रूप, क्या मातृत्व और देवी रूप देखने को मिला? नहीं, यहाँ भोग्य रूप नारी का देखने को मिला। इन्होंने नारी का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अब देखते हैं रीतिकाल की प्रमुख धाराएं। रीतिकाल में कौन सी 3 धाराएं हैं? वह प्रवाहित हुई रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त कवि हुए। रीतिबद्ध कवियों में केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, कुलपति मिश्र, भिखारीदास, भूषण, रसलीन आदि कवियों के नाम आते हैं। तो रीति सिद्ध कवियों में रसनिधि, बिहारी, नेवाज, बेनी, वृंदकवि, नृपशंभु आदि के नाम, और रीति मुक्त कवियों में घनानंद आलम, बोधा ठाकुर और विषदेव का नाम आता है। रीतिकाल की प्रमुख धाराएं। रीतिकालीन कवियों को स्पष्ट रूप से 2 भागों में रखा जाता है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। यहाँ 2 भाग ही दिए हुए हैं। रीति सिद्ध भी आता है जिसमें बिहारी आते हैं। जिन कवियों ने काव्य रीतियों का पालन करते हुए काव्य रचना की वे रीतिबद्ध कवि कहलाए। अर्थात इन्होंने क्या किया? काव्य रीतियों का पालन किया। इसमें चिंतामणि, मतीराम, राजा जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर, श्रीपति, सेनापति, इनका नाम लिया जाता है। आपसे प्रश्न बनाकर पूछा जा सकता है कि निम्न में से रीतिकालीन प्रबंध रीतिमुक्त कवि नहीं है या रीतिबद्ध कवि नहीं है। तो यहाँ एक अन्य नाम दे देंगे, आलम। चिंतामणि, मतीराम और जसवंत सिंह के साथ आलम नाम दे के पूछ लेंगे तो आपको पता है कि आलम रीतिमुक्त कवि है। तो इनका आप रीतिबद्ध कवियों का नाम, रीति सिद्ध कवियों का नाम और रीतिमुक्त कवियों का नाम ध्यान रखेंगे। रीतिकाल की दूसरी धारा रीति मुक्त कवियों की है। इन कवियों ने रीतिबद्ध कवियों की तरह न तो लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही रीति में बंधकर काव्य रचना की। जहाँ रीतिबद्ध कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन के लिए बुद्धि प्रेरित कविता की, वहीं रीति मुक्त कवियों ने भाव पक्ष की प्रधानता रही। रीति मुक्त कवियों की जो कविता है उसमें किसकी प्रधानता देखने को मिलती है? तो भाव पक्ष की प्रधानता देखने को मिलती है। घनानंद ने कहा भी है, लोग कह लागी कवित बनावत, मोही तो मेरी कविता बनावत। इस धारा के कवियों में घनानंद, बोधा ठाकुर और आलम, ये कौन से हैं? रीति मुक्त कवि। विद्वानों में रीतिकाल में कवियों की एक और धारा का उल्लेख किया जाता है जिसे रीति सिद्ध धारा कहा जाता है। इन कवियों ने लक्षण परंपरा का पालन नहीं किया। अर्थात रीतिकाल के वे कवि जिनके द्वारा लक्षण ग्रंथ तो नहीं लिखे गए परंतु उनमें जो उल्लेखित नियम हैं उनका पालन इन्होंने अपनी काव्य रचना में किए, इसलिए इनको रीति सिद्ध कवि कहा गया। और रीति सिद्ध कवियों में सबसे प्रमुख जो कवि हैं वो कौन से हैं? बिहारी। किंतु इनकी कविताओं में रीति परिपाटी की सभी विशेषताएं मिलती हैं, अर्थात नियमों को इन्होंने अपनाया। रीति सिद्ध कवियों में बिहारी सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, अभी हमने बात की। वैसे रीति सिद्ध धारा को रीतिबद्ध का ही अंग मान लिया जाता है। अब देखते हैं प्रमुख रीतिबद्ध कवि जो हम अगली कक्षा में देखेंगे, और सभी जो रीतिबद्ध कवि हैं उनकी रचना और उनका जो रचना कार्य है उनको अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।